नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रकाश की कड़ी का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ये टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके सिद्धांत पर कार्य करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो हमारे दैनिक जीवन का इतना बड़ा हिस्सा हो चुका है कि उसके बिना अब हमारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ संचार व्यवस्था की। तो चलिए कैसे प्रकाश का एक टॉपिक जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका प्रकाशिक उपकरण है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ये कैसे हमारे लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और आए दिन ये चर्चे पे क्यों रहता है। हाल ही में कुछ महीने पहले जो है, जो चेन्नई से अंडमान तक के ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया, तो आखिर क्यों इतना ये जरूरी हो गया। तो चलिए देखते हैं कि क्या कारण है कि इसको बिछाया गया और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए भाई, प्रकाश की एक प्रवृत्ति होती है कि वो हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है जब तक कि इसके मार्ग पे कोई अवरोध न लाया जाए, और इसी प्रवृत्ति के कारण ही तो हमारी परछाई बनती है। हमें क्वेश्चन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हमारी परछाई प्रकाश की किस प्रकृति के कारण बनती है, कौन से नेचर के कारण बनती है। तो प्रकाश का एक नेचर होता है कि वो हमेशा सीधा रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश की विजु रेखीय है ना गमन पद्धति। तो इसी कारण से भाई, अगर उसकी मुड़ने की टेंडेंसी होती, मुड़ने की प्रवृत्ति होती, तो वो हमसे टकराता है, किसी भी वस्तु से टकराता तो वहां से मुड़कर नहीं चला जाता, तो इससे परछाई कहाँ बनता। क्योंकि इसकी प्रवृत्ति सीधे चलने की, बोले मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा, तुम खड़े रहना, खड़े रहो। तो भाई जब हमसे पार ही नहीं हो पाएगा तो हमारी परछाई बनेगी। तो यही कारण है कि प्रकाश की सीधी रेखा में गमन करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि प्रकाश को मोड़ा भी जा सकता है। लेकिन इस नली में क्या प्रकाश मोड़ पा रही है? नहीं। अब भाई देखने वाली बात यह है कि इस नली में, है ना, आपने इस तरह के खिलौने अक्सर, या इस तरह के आपके जो शो पीस अक्सर देखे होंगे मार्केट में, जिसमें नीचे लाइट जलता है तो ऊपर उसके छोर पर, इस नली के जो आपके छोटे छोटे केबल मिलते हैं, इसके छोर पर लाइट चमकती हुई दिखाई देती है, जबकि लाइट का सोर्स नीचे होता है और ऊपर वो चमक रहा होता है। ये एक्चुअल में ऑप्टिकल फाइबर का ही एक एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे लाइट रेज होते हैं, वो इधर उधर बाहर निकल जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर हम बनाएंगे, अभी जरा देखते हैं कैसे बनेगा। अब देखिए भाई, इसको कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाता है, ऐसे चेंजेस किए जाते हैं इस, है ना, नली पे, इस पाइप पे, इस केबल पे, कि ये लाइट को थोड़ा बहुत भी बाहर नहीं जाने देता, बल्कि इसको, है ना, लगभग पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता हुआ अगले सिरे से निकाल देता है। इसका मतलब बिना किसी हानि के पूरी तरह से ट्रांसमिशन देता है अपने लाइट का, ठीक। यानी जितनी इंटेंसिटी से यहाँ भेजो, उतनी इंटेंसिटी से इधर भी आप रिसीव कर लेंगे उसको। कैसे? देखिए भाई, इसके लिए हम लेते हैं एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ये जो आपका मटेरियल है, फाइबर जो मटेरियल जो बना होता है, ये मटेरियल है, इसके ऊपर दूसरे ट्रांसपेरेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है। हालांकि दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना, जिसपे बाहरी वाले आपके लेयर को बोला जाता है क्लैडिंग, और भीतर के लेयर को बोला जाता है कोर। कहीं पे भी भाई, जो भी सेंटर में रहता है उसको कोर बोलते हैं। आप कहीं पे ले लीजिए, अर्थ में भी सेंटर में कोर है, तो यहाँ सेंटर में है इस नली, ये नली, इसलिए इसको कोर बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझना है ना बातों को। ये देखिएगा भाई, ये आपका कोर और क्लैडिंग, तो कोर जो भीतर का है ना नली, और ये आपका क्लैडिंग जो है बाहर का नली। अब ट्रांसपेरेंट है दोनों आपके, है ना, प्रकाश के लिए परावर्तक है ना, मतलब सॉरी, पारदर्शी है, यानी प्रकाश इसमें से पार होके चले जाएगी। तो जाहिर सी बात है, इसका कोई ना कोई अपवर्तनांक होगा। तो जो कोर है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2, और आपका क्लैडिंग का हो जाता है μ1। अगर दोनों के, है ना, बीच में तुलनात्मक अध्ययन करें तो जो हमारा μ2 है वो μ1 से ज़्यादा होता है। यानी कि कोर का जो माध्यम है वो सघन हो गया, चूंकि इसका अपवर्तनांक ज्यादा है, किसकी तुलना में? क्लैडिंग के तुलना में, तो वो कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। अब इन दिस केस, यदि हम लोग किसी भी लाइट सोर्स से प्रकाश किरण को इसमें प्रवेश करवाएंगे, तो इस आपतित किरण का, ये जो किरण यहाँ पे अंदर जा रही है प्रकाश स्रोत से, इसको बोलेंगे इंसिडेंस रेस। इस इंसिडेंस रेस का जो इंसिडेंट एंगल होगा, आपतन कोण होगा, वो क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। ये क्रांतिक कोण हमने, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, जो रिफ्लेक्शन यूनिट का वीडियो है उसमें हमने देखा है ना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
तो भाई यहाँ पर क्या होगा कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, और इस प्रकार से ये अपवर्तन के बजाय क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। अब जब ये परावर्तित होके इसी पाइप के किसी दूसरे सिरे पर जब पड़ेगी तो उस सिरे पर भी आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, ये फिर से परावर्तित हो जाएगी, और यह घटना कंटिन्यूअस पाइप के होते रहेगी। इस प्रकार से बिना किसी क्षति के, है ना, हमारा जो लाइट है वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है। ठीक है, तो आपने ऑप्टिकल फाइबर का थ्योरी समझ लिया। अब इसके उपयोग देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला उपयोग इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, ये मैं बोलना चाह रहा था, वो होता है संचार व्यवस्था। अब संचार व्यवस्था का मतलब क्या है भाई, कोई भी संचार व्यवस्था कारगर कब कहलाएगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आज मेरे को किसी को अगर कोई संदेश भेजना है तो मैं कबूतर उड़ा दूँ, है ना, जाहिर सी बात है, हमको जितना हो सके तेजी से अपना सर्विस भेजना है। कैसे, अब इम्पोर्टेंट कैसे हुआ यहाँ पर देखिए, जब हमारे भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो भारत की इतनी बड़ी सीमा पाकिस्तान से टच हुई है कि जब मतलब हम भारत से एक जगह पे उनको रोकते थे, वो दूसरे जगह से आ जाते थे, तो दूसरे जगह पहुंचते तक वो तीसरे जगह अपना रास्ता बना लेते थे। ऐसे में हमको अमेरिका से, है ना, सूचना लेना पड़ गया था, और अमेरिका हर सूचना के पीछे हमसे क्या वसूलता था, चार्ज वसूलता था। तो भाई जब तक हम उनसे पूछे तब तक वो सैटेलाइट से पता करे और पता करके वापस हमको बताए, तब तक के दुश्मन के एक दो बंदे यहाँ घुस चुके होते। तो ये एक बहुत ही लचर व्यवस्था हो जाती है, इसीलिए हमको कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। हम आपसी, है ना, जो कम्युनिकेशन है उसको ही स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर का सहारा लिए। तो पहले क्या होता था कि केबल के थ्रू भेज देते थे। अब केबल में कैसे जा रहा है डेटा, करंट के फॉर्म में जा रहा है। करंट के फॉर्म में जाता है तो उसको क्या किया जा सकता है, कहीं पर भी बीच में केबल को चोर काटेगा, और काटने के बाद वहां पर डेटा को डिकोड करके अपना पूरा डेटा निकाल करके चोरी कर लेगा, है ना, साइबर क्राइम। इसी प्रकार से और उससे भी फास्ट, अब केबल में तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम हो गई, लेकिन उससे भी फास्ट सर्विस की बात करें तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है ना, यूज किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी स्पीड से चलता है ना, आपके लाइट की स्पीड से चलता है, प्रकाश की गति से चलता है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी थीव्स क्या कर सकते हैं, अपना डिकोड कर सकते हैं। अब बात उठती है कि स्पीड तो हमें मिल गई, प्रकाश की गति से स्पीड मिल गई, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में, कि भाई हम डेटा को एलईडी के माध्यम से लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, और लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रकाश की गति से एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा दिए। अब पहुंचाने के बाद उसको हम लोग रिसीव कर लिए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि चोर सोचेगा चलो तार काटूं और डेटा इकट्ठा कर लूं, तो जैसे ही चोर तार काटेगा तो उसको क्या मिलेगा, रोशनी, लाइट, और लाइट एनर्जी को वापस डिकोड करना इतना आसान नहीं है। तो इसमें पहली चीज तो सिक्योरिटी बढ़ जाती है, दूसरा चीज 100 केबल के बराबर ये अकेला एक ऑप्टिकल फाइबर डेटा भेज सकता है। मतलब कि देखा जाए तो ये आपका कॉस्टली भी नहीं है ना, आपका कम रेट पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा डेटा भेजा जा सकता है, सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर के कारण ही आज जो है कोई भी मोबाइल सर्विस जो 3G 4G 5G जो है ना आपको सुविधाएं दे रही है, वो आपका सस्ता इसीलिए हो पाया है क्योंकि अब उसको आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, इसीलिए कंपनी सस्ते दामों में आपको ये सब मुहैया करवा रही है। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। कारण ये है कि एक मूवी आई थी हाल ही में जो रोबोट 2.0 है ना, 2.0 का प्रयोग करें भाई, 2.0 का प्रयोग मत करें, हम भारत की देन है, जीरो उसका अच्छे से प्रयोग किया कीजिए, है ना, 2.0 छोड़िए, 2.0। तो 2.0 मूवी में दिखाया गया था कि ये जो रेडिएशंस निकलते हैं इसका काफ़ी जो है साइड इफेक्ट पड़ रहा है बर्ड्स को, तो उससे भी बचत हो गई भाई ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये एक तरह से देखा जाए तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का एक इस्तेमाल हमने देखा कि ये आपका संचार व्यवस्था में मदद करता है, और क्या क्या इसके फायदे ये भी मैंने बताया। अगला उपयोग जो होता है और इम्पॉर्टेंट आप देख लीजिए एंडोस्कोपी में। आजकल डॉक्टर्स के क्लिनिक के बाहर आप लिखे होंगे दूरबीन के द्वारा इलाज, वो ऑपरेशन। तो दूरबीन वगैरह कुछ नहीं होता है, इसमें एक नली होती है, आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पर 3-4 नलियाँ दिखाई दे रही हैं। इसमें से एक के माध्यम से आपका लाइट रेस भेजे जाते हैं, और उसी में ही आपका कैमरा लगा होता है, अंदर क्या चल रहा है उसको कैमरे से देख लिया जाता था। और 2 इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डॉक्टर के अपने
है ना, चीरा वीरा लगाने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए होते हैं। तो पहले क्या होता था, ऑपरेशन करने के लिए पूरा लंबा काटना पड़ता था, उसके बाद ऑपरेट करना पड़ता था। भाई ऐसे में रोशनी की आवश्यकता है तो बोले भैया बल्ब लगा दो, ट्यूबलाइट लगा दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज देखो ऑप्टिकल फाइबर ने इतनी बेहतरीन अचीवमेंट ली है कि एक छोटे से छेद के माध्यम से पूरा ऑपरेशन संपन्न हो जाता है एंडोस्कोपी से, है ना। ये एंडोस्कोपी होता है, कोलोनोस्कोपी होता है, मतलब अलग अलग टर्म्स के नाम से जाना जाता है जहाँ जहाँ का ऑपरेशन करना है वैसे हिसाब से, ठीक है भाई। तो ये आपका देख सकते हो कि कैसे डॉक्टर जो है मात्र 2-4 नलियों को बिना कहीं चीरा टाका लगाए हुए छोटा सा एक छेद करने के बाद जो है बॉडी के अंदर का पूरा मटेरियल टीवी के माध्यम से देख के ऑपरेशन कर देता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर की इतनी बेहतरीन व्यवस्था है, पहला तो हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं और दूसरा जो होता है कम लागत में ऑपरेशन यानी मेडिकल सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। तो आज की सभा जो है यहीं पर समाप्त होती है ऑप्टिकल फाइबर के साथ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।